सोच के देखिए, जिन महापुरुषों ने अपना जीवन गलाकर ऐसे विश्वविद्यालय विकसित किए, जिन शिक्षकों ने अपना पूरा जीवन समर्पित करते हुए इन विश्वविद्यालयों की परंपरा में एक वैभवशाली परंपरा विकसित की, उससे निकले हुए स्कॉलर्स केवल इसलिए पढ़ रहे हैं कि खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे बस। युवा कहलाने का अधिकारी केवल और केवल वही है जिसके अंदर स्वाभिमान है और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा सकने की हिम्मत है। ऐसा ही नागरिक युवा कहलाने का अधिकारी है। यह जो पिछड़ेपन का भाव हमारे अंदर इन नैरेटिव सेट करने वाले लोगों के द्वारा भरने का प्रयत्न किया गया है, उससे हम बाहर निकलें। और अगर हम कहें कि हमारी पीढ़ी उससे बाहर आपको निकाल पाएगी, तो शायद यह अतिशयोक्ति हो जाएगी। तो फिर कौन निकाल पाएगा? तो निकाल केवल युवा ही पाएगा, क्योंकि इस देश में जो जो यहां के बूढ़े नहीं कर पाए वो सब युवाओं ने कर दिखाया। पूरे देश के नागरिक एक दूसरे के प्रति समभाव रखते हुए, एक दूसरे के प्रति दायित्व का बोध करते हुए जब अपना जीवन यापन करते हैं, उस इकाई को राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र पुनर्निर्माण में आपका तात्पर्य क्या है? क्या हम वैदिक काल की ओर जाने की सोच रहे हैं या हम आधुनिकीकरण के साथ देश के विकास की दिशा में विचार कर रहे हैं? आज के सत्र में उपस्थित सभी विद्वान वक्ताओं, शिक्षकों और छात्र समूह को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। श्रीमान ऋषभ जी ने जो प्रश्न किया, उस प्रश्न के आधे अंश से प्रातःकाल वाले सत्र की झलक नहीं मिल रही। सांस्कृतिक कम्युनिज्म कि जैसे ही आपने प्रयास किया, प्रयास प्रारंभ करते ही आपके ऊपर प्रहार होगा, यह है कम्युनिस्टों की सतर्कता। हम सब बर्बादी तक प्रतीक्षा करते रह जाते हैं और वो तत्काल प्रहार करते हैं। ये पहला प्रहार है उनका। जैसे ही हम पुनर्निर्माण की चर्चा करते हैं, उनको शंका होने लगती है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है और उनका किला ढहने वाला है। इसलिए इससे सावधान रहते हुए हमको अपनी बात को आगे बढ़ाना, सहज भाव के साथ आगे बढ़ाना। हम जब राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र अर्थात क्या? केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं है राष्ट्र। राष्ट्र तो अनेक परंपराओं, मानदंडों, संस्कृति, चलन, हमारे मौलिक विचार, अनेक बातों को, हमारा इतिहास, अनेक बातों को जोड़कर एक साथ जब देखा जाता है, तब वो राष्ट्र बनता है। राष्ट्र को आप ठीक उसी प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं जैसे कि भवन और घर को ईंट गारे की दीवारों से मिलकर जो आकृति बनती है, वो घर नहीं होता है, वो भवन होता है। घर तो तब बनता है जब उसके अंदर निवास करने वाले आपस में कुछ रिश्तों से, कुछ मानदंडों से बंधे रहते हैं, तब वो घर कहलाता है। एक दूसरे के प्रति कर्तव्य और दायित्व का बोध रहता है, तब वो घर कहलाता है। ऐसे ही राष्ट्र भी होता है। पूरे देश के नागरिक एक दूसरे के प्रति समभाव रखते हुए, एक दूसरे के प्रति दायित्व का बोध करते हुए जब अपना जीवन यापन करते हैं, उस इकाई को राष्ट्र कहते हैं। जैसे पिछले सत्र में चर्चा हुई थी, अन्यथा
सेना में कोई अपने बेटे को क्यों भेजेगा अगर राष्ट्र की अवधारणा नहीं होगी? केवल धनोपार्जन के लिए सैनिक भर्ती होते हैं, ये धारणा जिन राजनीतिज्ञों की है उनकी बुद्धि पर मुझे दया आती है। केवल धनोपार्जन के लिए सेना में कोई नहीं जाता है, अपने राष्ट्र की रक्षा करनी, उसके प्रति मन में भाव है, कुछ आत्मीयता है, इसलिए नौजवान सेना की ओर बढ़ते हैं और उत्साह से बढ़ते हैं, रोते हुए नहीं बढ़ते हैं। तो उस राष्ट्र के पुनर्निर्माण अर्थात जो हमारी परंपराएं थीं, जिन परंपराओं, जिन मानदंडों के चलते हम कितनी बड़ी बड़ी विभीषिकाओं से निपटने में सफल रहे, मुगलों का आक्रमण, ईसाईयत का आक्रमण, इन सब से हमारा राष्ट्र कैसे निपटा कि आज भी हमारी परिवार परंपरा सुरक्षित है, जीवित है। हाँ, प्रहार हो रहा, आघात हुआ है, किंतु जीवित आज भी है। तो इन मानदंडों को फिर से हम कैसे स्थापित कर सकें? जो भाव हमारे घर में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी तथा कथित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के प्रति हमारे घर के बच्चों का हुआ करता था, हम किसी न किसी रिश्ते से जोड़कर उसको पुकारते थे, ऐसा भाव पूरे राष्ट्र के नागरिकों में पुनः भरा जा सके, वास्तव में यह है राष्ट्र का पुनर्निर्माण। सब दृष्टि से कैसे राष्ट्र हमारा पुरानी नींव नया निर्माण, इस भाव को जी सके, इस भाव को सब ओर प्रदर्शित कर सके, यह है पुनर्निर्माण। इसमें कुछ डिमोलिश करके कोई नया भवन खड़ा कर देना, यह पुनर्निर्माण केवल नहीं कहलाता है, अपितु उसको कैसे हम और सुसज्जित कर सकते हैं, तकनीक से, नवीन परंपराओं से, इन सब से जोड़ते हुए हमको सजाना है अपने राष्ट्र को। जी भाई साहब, तो हम क्या इसमें वैदिक काल की ओर जाने तरह आधुनिकरण में हम किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं? युवा किस तरह से कर्तव्य पूरा कर सकते हैं अपना? ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। जब जब आप राम राज्य की बात करेंगे, तब तब आपके ऊपर प्रहार होगा कि क्या बैलगाड़ी के युग की ओर आप देश को ले जाना चाहते हैं? नहीं, बैलगाड़ी का युग नहीं था वो। राम राज्य की व्याख्या करते हुए बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काऊ ही व्यापा। अर्थात उस कालखंड की कल्पना हम करना चाह रहे हैं इस राष्ट्र में कि जनता में दैहिक अर्थात शारीरिक कष्ट, दैवी आपदा, भौतिक आपदाएं, सब प्रकार के कष्टों से ये समाज सुरक्षित रह सके। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। इस राष्ट्र में कोई दरिद्र न रहने पावे, इस पर भी तत्काल प्रहार होता है कि क्या आप सबको करोड़पति बना देना चाहते हैं? दरिद्रता और अमीरी, इसमें अंतर है। दरिद्रता का विरोधी अमीरी नहीं है। गरीबी और अमीरी ये दो अलग अलग पहलू हैं, किंतु दरिद्रता उस कल्पना को कहते हैं जब कोई भूखा व्यक्ति अपनी क्षुधा पूर्ति के लिए कूड़ेदान में से खाद्य सामग्री खोजने का प्रयत्न करता है। वह दिन, वह परिस्थिति इस राष्ट्र को न देखनी पड़े, यह कल्पना है उसके पीछे की। कोई दरिद्र न रहे। गरीब और अमीर तो हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये अपनी कर्मठता के ऊपर निर्भर करता है कि हम भविष्य में गरीब ही बने रहेंगे या हम भविष्य में अमीर हो सकते हैं। भाई साहब, अगला सवाल, आज की आपके हिसाब से क्या है कि आज की युवा पीढ़ी इस दुनिया के आकर्षण में भटक गई है? आजकल जैसा हम देख सकते हैं, ये
हम आज की युवा पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण के पथ पर प्रेरित कैसे कर सकते हैं, उनको मोटिवेशन कैसे दे सकते हैं हम? आज की आधुनिक संस्कृति में जो मिश्रण हो रहा है पाश्चात्य संस्कृति का, उसको पाश्चात्य केवल कह करके छोड़ देना यह शायद उचित नहीं रहेगा। वो सर्वग्रासी संस्कृति कहना अधिक उपयुक्त होगा। सर्वग्रासी इसलिए कि उस संस्कृति को अगर एक शब्द के रूप में कहना हो तो कह सकते हैं कि ये जो नवीन कल्पना यूज एंड थ्रो की आई है वो सर्वग्रासी संस्कृति का परिचायक है। यूज एंड थ्रो अर्थात जो भी हमारे काम से पूर्ण हो चुका, अर्थात जो यूजलेस हो चुका है उसको फेंक देना। अब उस यूजलेस में कुछ भी एक सिरे से कहीं से भी आप उठा लीजिए। पर्व अब ये चलन से बाहर हैं, यूजलेस हो चुके, इसलिए इनको छोड़ना, नए पर्व स्वीकार करना। परंपराएं, पुरानी परंपराओं को छोड़ना क्योंकि वो पुरानी हो चुकी हैं, नवीन परंपराओं को ग्रहण करना। रिश्ते, जितने पुराने रिश्ते थे आप ध्यान करिए, अभी भी जो परिवार तथाकथित रूप से दकियानूसी परिवार माने जाते हैं उन्हीं में रिश्ते सुरक्षित बच पाए हैं। अन्यथा सब जगह मॉम डैड की कल्चर प्रवेश कर गई। कोई भी मां अपने को मां कहलाना सहजता से नहीं स्वीकार करती, सब मम्मी कहलाना पसंद करती, क्योंकि मां कहलाना अर्थात पिछड़ेपन का द्योतक। तो रिश्ते भी क्रमशः, भैया ये शब्द अब सुनने में कम मिल रहा है, कम से कम साहित्य में और चलचित्र पर। तो वहां क्या सुनने को मिलेगा? ब्रो। अरे कहां ले जाना चाहते हैं हम? ऐसे ही भाषाई आधार, ये राष्ट्र बहुत विकसित हो चुका है, मैं भी स्वीकार करता हूं कि बहुत विकसित हुआ है। इतना विकसित हो गया कि भाई भाई के खून का प्यासा हो गया। राम राज्य की कल्पना करिए, वैदिक युग की कल्पना करिए, कहां भाई ने भाई के लिए क्या आदर्श प्रस्तुत किए, और आज छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई कैसे लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। तो रिश्तों का जो ये हनन होता जा रहा है, हमारी जनसंख्या, हमको स्लोगन सिखाया गया, हम दो हमारे दो। उसके बाद अगला बच्चा कब? पहला पढ़ने जाए जब। पहला पढ़ने नहीं गया तो अगला खत्म, अगले की कल्पना ही खत्म। और इन स्लोगन्स को हम मानते चले गए। इसमें हमको क्या दिखाया गया कि आज क्लियर कट दिखा दिया गया है कि एक को जन्मो, सुंदर रीति रिवाज से उसका पालन पोषण करो, खूब ऐशो आराम का जीवन दो, और अच्छा पैकेज, ब्रिलियंट स्कॉलर बनाओ और अच्छा पैकेज प्राप्त करने दो। यहीं तक हम सीमित रह गए। हमारे ब्रिलियंट स्कॉलर बनी हुई बेटी को जब रहमान उंगली पकड़ के चल देता है तो भाई तो है नहीं कोई उसके, क्योंकि वो एक ही है। तब बूढ़े पिताजी कुढ़ते हैं, काश अगर हमारे भी एक बेटा होता तो ऐसा होता। रक्षाबंधन के दिन जब भाई के राखी बांधने का नाटक करती है विधर्मी धर्म बहन बनकर, तब परिवार के लोग दुखी होकर बोलते हैं, काश एक बेटी रही होती तो आज हमारे बेटे को दूसरे घर में राखी बंधाने के लिए न जाना पड़ता। ये जो रिश्तों का नाश हो रहा है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता। और कुल मिलाकर कहें तो इस चलचित्र ने समाज को प्रदर्शित करने का एक प्रयत्न किया है। अब तो पुरानी ही कहेंगे क्योंकि 20-25 वर्ष हो गए उस फिल्म को, जिसमें एक गीत
की पंक्ति मुझे ध्यान में आती है। नायक ने नायिका से कहा खंडाला चलने के लिए। ध्यान में आ गई पंक्ति? तो नायिका ने पूछा वहां जाकर क्या करेंगे? तो सारा दर्शन वर्तमान का उस उत्तर में निहित है, एक पंक्ति में। आज का युवा उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, ब्रिलियंट स्कॉलर बनना चाहता है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, इस राष्ट्र की संपूर्ण क्या बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करते हुए अपना विकास करना चाहता है। किंतु किस लिए करना चाहता है, यह दृष्टि महत्वपूर्ण है। उस पंक्ति से इसका उत्तर समझ में आता है। उद्देश्य क्या है? खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या, बस। सोच के देखिए, जिन महापुरुषों ने अपना जीवन गलाकर ऐसे विश्वविद्यालय विकसित किए, जिन शिक्षकों ने अपना पूरा जीवन समर्पित करते हुए इन विश्वविद्यालयों की परंपरा में एक वैभवशाली परंपरा विकसित की, उससे निकले हुए स्कॉलर्स केवल इसलिए पढ़ रहे हैं कि खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, बस। यहां पर आवश्यकता है हमारे भावी पीढ़ी को सचेत होने की कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं। विश्वविद्यालय में पढ़कर अनेक भाषाओं के विद्वान बन रहे हैं, क्या सच में बन रहे हैं? कितने ही वक्ता बोलते समय ध्यान में आता है कि वो शायद एक भी भाषा के जानकार नहीं है। कोई सी भी भाषा बोलना प्रारंभ करते हैं तो कम से कम 2 अन्य भाषाओं को तो उसमें जोड़ ही देते हैं। विशेष रूप से हिंदी भाषी नागरिक, इस पूरे देश के हिंदी भाषी नागरिकों में यह कमजोरी खूब दिख रही है कि वो हिंदी नहीं बोल पाते हैं। हिंदी में उर्दू मिला देंगे, हिंदी में बिना अंग्रेजी के शब्द मिलाए बोल गए, मुश्किल है। 5 वाक्य बिना अंग्रेजी के शब्द मिलाए बोल जाएं, यह आसान काम नहीं है आज के युवा के लिए। तो हम अंग्रेजी न सीखें, हम उर्दू का ज्ञान न हासिल करें, ऐसा मेरा कोई मत नहीं है। किंतु हम अभ्यास कर सकते हैं क्या कि अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा का विशुद्ध ज्ञान अर्जित करेंगे और सब जगह गर्व से बोलेंगे। यह जो पिछड़ेपन का भाव हमारे अंदर इन नैरेटिव सेट करने वाले लोगों के द्वारा भरने का प्रयत्न किया गया है, उससे हम बाहर निकलें। और अगर हम कहें कि हमारी पीढ़ी उससे बाहर आपको निकाल पाएगी, तो शायद यह अतिशयोक्ति हो जाएगी। तो फिर कौन निकाल पाएगा? तो निकाल केवल युवा ही पाएगा, क्योंकि इस देश में जो जो यहां के बूढ़े नहीं कर पाए, वो सब युवाओं ने कर दिखाया। एक बात मुझे हमेशा ध्यान में आती है, मेरे कुर्ते में से अगर एक धागा लटकता हुआ किसी बहन को दिख जाए इसी कार्यक्रम में ही, तो किनारे बुलाकर कहे भाई साहब रुकिए जरा 1 मिनट, इसको धागा खराब लग रहा है, इसको काट देते हैं। लेकिन इस देश का युवा इस बात का गवाह है कि केवल जीन्स नहीं तो फटी हुई जीन्स, केवल अति उत्साही बालक ही नहीं तो हमारी बेटियों ने भी उसको चलन में लाकर दिखाया है। फटी हुई जीन्स, हमको फटा कपड़ा पहनने की अनुमति नहीं है, लेकिन युवाओं ने कर दिखाया है कि जिसको पूरे विश्व ने नकारा वो भी भारत ने स्वीकारा। तो युवा कुछ भी कर सकते हैं। भाई साहब, आपके हिसाब से राष्ट्र निर्माण में युवाओं को किन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, किन प्रमुख क्षेत्रों की बात जब आती है तो सबसे महत्वपूर्ण एक पक्ष है, इतनी देर से चर्चा हो रही युवा की, तो मेरे मन में तो शंका होने लगी, युवा अर्थात कौन? मैं 65 वर्ष का हो गया हूं, अभी कबड्डी खेलता हूं, मैं युवा हूं कि नहीं हूं? बोलिए।
और पीछे बैठे हुए अनेक युवा हिम्मत नहीं कबड्डी खेल सकें। तो वो युवा है कि नहीं है? इसलिए युवा की परिभाषा के लिए परम पूज्य सरसंघ चालक जी की एक पंक्ति मुझे ध्यान में आती है। अनेक प्रबुद्ध जन बैठे, उनको वो पंक्ति ध्यान में होगी। प्रातःकाल 9 बजे से 11 बजे के बीच का समय किसी महानगर के किसी व्यस्त चौराहे का दृश्य देखिए। हरी बत्ती जल रही है, ट्रैफिक चल रहा है, बत्ती बदली, येलो होकर रेड हुई। जैसे ही लाल बत्ती जली, लाल बत्ती जलते ही ट्रैफिक रुक गया। यह सामान्य सी बात है। तो असामान्य क्या है? असामान्य यह है कि लाल बत्ती का सम्मान करते हुए, सिग्नल का सम्मान करते हुए पूरा समाज जिस चौराहे पर खड़ा है, वहीं पर बाजू से फर्राटा भरती हुई एक गाड़ी निकल गई, लाल बत्ती को उल्लंघन करते हुए निकल गई। आपकी हिसाब से वो क्या है? नहीं, युवा कहकर के दोषी मत सिद्ध करिए। वो कौन है? उस लाल बत्ती के सम्मान में खड़े हुए सैकड़ों नागरिक सब भुनभुनाने लगेंगे, देखो नियम का पालन नहीं करते, ऐसा है, वैसा है, वैसा है। सोच कर देखिए, उस फर्राटा भरने वाले प्राणी की ओर से सोच कर देखिए। अपनी जान को जोखिम में डालते हुए चौराहे को पार किया है, तो एक्सीडेंट होने का पूरी संभावना थी, किंतु उस संभावना को नकारते हुए, दुस्साहस करते प्रदर्शित करते हुए वो प्राणी चौराहा पार करके गया। तो क्यों गया? क्या अनुशासनहीनता का प्रदर्शन करने के लिए गया? नहीं, केवल इतना नहीं। ऐसा भी होता है अनेक बार, किंतु हर बार केवल इतना नहीं है। तो अनेक बार जो होता है वो होता है वो युवा, वो नागरिक जो चौराहे को दुस्साहस प्रदर्शित करते हुए लाल सिग्नल पर पार करके गया, उसको आगे या तो किसी विद्यालय में पहुंचना था या किसी कार्यालय में पहुंचना था, या तो वो विद्यार्थी था या वो नौजवान कर्मचारी था। और घड़ी कह रही थी कि 5 मिनट और शेष बचे हैं तुम्हारे पास, और 3 सिग्नल भी पार करने हैं। अगर घड़ी के सम्मान में रुके तो फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी में हमको विलंब हो सकता है और बत्ती का सम्मान हो जाएगा, लेकिन हम अपने गंतव्य पर पहुंचने में विलंब का सामना करना पड़ेगा। और फिर जो होगा वहां, या तो विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, वो भी अक्सर बूढ़े ही होते हैं, या जो बॉस वहां उपलब्ध है कार्यालय में, उन दोनों की घूरती आंखें फिर से सामना, उन्हीं आंखों का सामना करना पड़ेगा हमें, जो पूछेंगी लगता है तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, या इस तरह से तुम काम कर नहीं पाओगे, अच्छा है तुम ऑफिस छोड़ दो। तो यह जो घूरती हुई आंखों का सामना है, वो नौजवान उनका सामना नहीं करना चाहता है, क्योंकि उनका सामना करके भी जब आप अपना विद्यालय या अपनी नौकरी बचाते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने स्वाभिमान को मार कर स्वीकार कर रहे हैं। तो युवा कहलाने का अधिकारी केवल और केवल वही है जिसके अंदर स्वाभिमान है और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा सकने की हिम्मत है। ऐसा ही नागरिक युवा कहलाने का अधिकारी है। और ऐसे नागरिक को, युवा के कर्तव्य की बात कही है ऋषभ जी ने, तो ऐसे नागरिक को अपनी दृष्टि चारों ओर रखनी पड़ेगी। हमारे ऊपर क्या प्रहार हो रहे हैं केवल इतना नहीं देखना, तो हमारे विश्वविद्यालय का सहपाठी, हमारे साथ पढ़ने वाली छात्रा बहन को कौन सी दिशा दिखाने का प्रयत्न कर रहा है,
वो हमारी बहन नहीं है इसलिए हमको खराब नहीं लग रहा है। उसका भी तो भविष्य, उसके भी तो माता पिता हैं, उसके भी कोई भाई होगा। तो हमारे सहपाठी क्या कर रहे हैं, समाज के अन्य नागरिक हमारे समाज के साथ क्या कर रहे हैं, यदि इन बातों की ओर हम ध्यान रख पाए, और 24 घंटे रखना पड़ेगा, अर्थात समाज में जब हम हैं तो समाज के प्रति हमको अपना उत्तरदायित्व सोचना पड़ेगा कि इस समाज को बचाते हुए हम आगे लेकर चलेंगे, तभी हम एक नई ऊर्जा से ओतप्रोत राष्ट्र के लिए नई पीढ़ी का निर्माण कर पाने में सफल होंगे। तो सब ओर देखना है। धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब, हम लोग जैसे कि कई पत्राचारों में देखते हैं कि हिंदुस्तान एक युवा देश है, एक युवा देश है जिसका सबसे यंगेस्ट यूथ पॉपुलेशन है आज के समय में। लेकिन हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि हमारा युवा जो है वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की जगह, क्योंकि आने वाली जो सेंचुरी है वो इंडियंस की सेंचुरी है, हिंदुस्तानियों की है, लेकिन उसकी जगह वो अपना समय कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम की रील्स, टिकटॉक और फोटोग्राफी और सिर्फ शो ऑफ करने में, जो आज की लैंग्वेज में कहा जाएगा, उसमें बर्बाद कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और इस चीज़ का कहीं ना कहीं कारण वेस्टर्नाइजेशन है, वेस्टर्न कल्चर का रोल वो कर रहे हैं, उसमें वो हमको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें आप युवाओं को क्या सुझाव देना चाहेंगे? समाज में निरंतर जो जो चीजें आ रही हैं, मुझे एक बहुत पुराना उदाहरण ध्यान में आता है। हमारे एक साथी कार्यकर्ता थे, वरिष्ठ थे, तो बसंत पंचमी के आगे का समय था, अर्थात गर्मी समाप्त, ठंड समाप्त हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो इमर्शन रॉड बाल्टी में लगाकर पानी भरकर गर्म करने का प्रयत्न कर रहे थे। तो मैंने उपहास भाव से पूछ लिया उनसे, ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, किसके लिए पानी गर्म कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि माधवेंद्र जी, ये इमर्शन रॉड किसी ने मुझे गिफ्ट किया है, तो मैंने सोचा इसका प्रयोग करके देखूं इससे क्या परिणाम निकलता है। तो आजमाने में कोई हर्ज नहीं है, किंतु अंगीकार करना ये विवेक की आवश्यकता है। विवेक ही हमको यह बता पाता है कि हम कितना उपयोग करें। 10 दिन पहले अभी हम कुछ विशेषज्ञों के साथ बैठे, मार्केटिंग के विषय पर डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें एक विषय निकल के आया कि हमारा टारगेट कस्टमर कौन है। तो किसी ने कहा कि दानदाता। तो बोले दानदाता है तब फिर इंस्टाग्राम को यूज करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि दानदाता मतलब बूढ़े लोग। इंस्टाग्राम पर तो केवल युवा पीढ़ी रात दिन डटी हुई है। यह समाज की धारणा बन रही है, समाज के बाजार के विशेषज्ञों की धारणा बन रही है। तो उनकी धारणा निराधार तो नहीं होती है। आवश्यकता इस बात की है, जैसे हमारे एक मित्र ने कहा कि व्हाट्सएप से धन कमाने का तरीका हमसे सीखो। तो मेरे मन में उनकी बात सुन करके आकर्षण हुआ कि भाई व्हाट्सएप से कैसे धन कमाया जा सकता है, ये तो बहुत अच्छा मार्ग है। तो मैंने पूछ ही लिया, अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण न कर पाने के वश मैंने पूछ ही लिया उनसे कि व्हाट्सएप से कैसे धन कमा सकते हैं। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल से, समय बचाइए, कुछ क्रिएटिव काम करिए और धन कमाइए। कहने का आशय यह है कि वो संदेश वाहक था व्हाट्सएप, बड़े संदेश को, क्रिएटिव संदेश को हमारे पास तक लाने वाला। उतना उपयोग करें। जबरदस्ती की गुड मॉर्निंग, हम जैसे कार्यकर्ता तो परेशान हो जाते हैं, दिन में समय नहीं मिलता है, तो रात में 10 बजे के बाद फिर एक नित्य कर्म बन गया है व्हाट्सएप को क्लियर करना, कहीं कोई जरूरी संदेश उसके चक्कर में उपेक्षित न हो जाए। तो इतना ध्यान रखना कि सारा समय उस पर न केंद्रित करते हुए आवश्यक उपयोग करिए। संचार का एक सफल माध्यम है, इससे दूरी मत बनाइए, किंतु विवेकपूर्ण उपयोग करिए। इतना ही मेरा निवेदन है। भाई साहब, आज के समय में हम ये भी देख रहे हैं कि
भारतीय राजनीति बदल रही है। भारतीय राजनीति में कहीं ना कहीं अब युवाओं का जो रोल है वो बढ़ता जा रहा है। आज के ज़माने में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, खास करके अभी जो रूलिंग पार्टी हैं, वो युवाओं को सपोर्ट कर रही हैं कि उनको टिकट दिया जाए, उनको चुनाव लड़ाया जाए। दूसरी पीढ़ी जिसको कहा जाता है, दूसरी पीढ़ी को तैयार करके ऊपर मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कि अब जो थोड़े वृद्ध नेता हैं वो अब मार्गदर्शक बने, युवा नेता जो हैं वो आके कमांड संभालें। तो इसमें आपके क्या विचार है कि क्या राष्ट्र निर्माण में राजनीति की भूमिका या रोल क्या किस तरह से अदा कर सकता है वो, और क्या आज की राजनीति युवाओं को राष्ट्र निर्माण की ओर प्रेरित कर रही है? मजेदार प्रश्न है। अगर हम राजनीति को भी व्यवसाय मान लें, जैसा कि लोगों ने मान लिया है, तो हर व्यवसायी का परंपरागत एक कार्यशैली बनी हुई है। आप ध्यान दें अपने निकटवर्ती क्षेत्र के किसी बाजार का, तो जब कोई नया एरिया विकसित हो रहा होता है तो ध्यान में आता है कि वहां पर जो दुकानें खुलती हैं वो किस चीज की होती हैं। क्या रेमंड का शोरूम देखा है वहां पर? नहीं देखा होगा। तो वहां पर क्या मिलेगा? सरिया, मोरंग, सीमेंट, बालू, ईंटा, आर्किटेक्ट का शोरूम हो जाएगा। ये सब चीजों की दुकानें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि इनसे भवन निर्माण का ग्राहक का कार्य पूर्ण हो रहा है। और जब 5-7 वर्ष व्यतीत हो गए और वहां वो क्षेत्र विकसित होने लगा, क्या तब भी वो वही बालू सीमेंट बेचते रहेंगे? ना, तब बालू सीमेंट नहीं बेचेंगे। तब उनके पास नेरोलैक पेंट की एजेंसी आ जाएगी, बाइक की एजेंसी आ जाएगी, कार की शोरूम बन जाएगा। अर्थात वही व्यवसायी अपना व्यवसाय बदल करके उस शोरूम को एक नया स्वरूप दे देते हैं। तो यह परंपरा है व्यवसाय की। राजनीति को भी व्यवसाय के रूप में मानते हुए जिनको भी सफल होना है, निरंतर सफलता की ओर ही बढ़ना है, वो सदैव नए प्रत्याशी, नए कार्यकर्ता इसको खोजते रहेंगे। क्योंकि प्रत्याशी एक ऐसी इकाई है जिसके साथ यश और अपयश दोनों जुड़े हुए रहते हैं। एक बार काम कर लिया, 5 वर्ष व्यतीत कर लिए, तो कुछ लोग प्रसन्न होंगे और कुछ लोग दुखी होंगे। दुखी लोग आलोचना करेंगे। आलोचना का दुष्प्रभाव हमारे कैंडिडेट पर न पड़ जाए, इसलिए राजनीतिक दल जो बुद्धिमानी बरत रहे हैं वे ऐसा परिवर्तन करते चल रहे हैं। दूसरा एक पक्ष और भी है कि युवा पीढ़ी को इसलिए अवसर देना, रेस कोर्स में रेस के संदर्भ में अगर थोड़ी सी भी जानकारी, देखा तो नहीं होगा आप लोगों ने, सुन करके देखा होगा, तो सुन करके जाना होगा, तो उसमें एक वाक्य खूब चलन में रहता है कि किस घोड़े पर दांव लगाना। रेस कोर्स में घोड़ों पर दांव लगते हैं, तो लोग कहते हैं जो लंबी रेस का घोड़ा हो उस पर दांव लगाना। तो राजनीतिक दल भी अब युवाओं को लंबी रेस का घोड़ा मानते हुए कि आज हम इसको विकसित करेंगे, सिद्धांत समझाएंगे, संस्कार भरेंगे, तो ये लंबे समय तक हमारे दल के लिए काम कर सकेगा। और ये सब संगठनों में, एजेंसियों में, विभागों में, सब में आपने कहीं बूढ़ों की भर्ती नहीं देखी होगी, न युवाओं की ही भर्ती होती है। तो राजनीतिक दल यदि ऐसा कर रहे हैं, कुछ ने प्रारंभ किया है, वो निश्चित रूप से नवीन ऊंचाइयां भी क्रमशः प्राप्त करते चल रहे हैं। और वर्तमान राजनीतिक दल का, तो जो आपने पूछा कि इस समय वर्तमान राजनीति क्या युवाओं को राष्ट्र निर्माण की ओर प्रेरित कर पा रही है, तो एक उदाहरण पिछले चुनाव में खूब सर्कुलेट हुआ था, व्हाट्सएप मैसेज वायरल हुआ था कि पोलिंग स्टेशन से अंदर वोट डालकर बाहर निकलते हुए एक युवा ने लाइन में लगे हुए अपने साथियों से अभिवादन स्वीकार करते समय उधर से आए हुए प्रश्न का उत्तर दिया। उधर से प्रश्न था, वोट डाला है? इसने कहा हाँ। तो दूसरा प्रश्न आ गया, किसको दिया?
तो इसने कहा राष्ट्र हित में डाल के आ गए। इतना कहते ही उस पंक्ति के कई युवा भड़क उठे और वहां के अधिकारियों से आपत्ति दर्ज कराने लगे कि इस प्रकार से खुलेआम बीजेपी का प्रचार हम नहीं करना सहन करेंगे। अब बताइए इसको क्या कहा जाए। ये व्हाट्सएप मैसेज खूब वायरल हुआ था पूरे देश भर में पिछले चुनाव के समय। तो हम राष्ट्रहित में वोट डाल के आ गए हैं, इसका अर्थ कोई एक दल विशेष है। यदि ऐसा बनता चल रहा है तो निश्चित रूप से ये राष्ट्र के लिए सुखद क्षण है और भविष्य उज्जवल में रहेगा। विदेश का उदाहरण देना आसान होता है लेकिन ये अच्छा नहीं माना जाता है, और सबसे अच्छा उदाहरण होता है अपने घर से उदाहरण दे पाना। मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूं। लोकसभा चुनाव पूर्ण हुए और पूरे देश में निराशा का एक वातावरण दौड़ा, कार्यकर्ता निराश हुए। यहां तक कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। मेरा बेटा बैंक अधिकारी है, बहुत ऊंचे स्तर पर है, कलेक्शन डिपार्टमेंट में है। उसने अपने सहकर्मियों से या अपने अधीनस्थ से धमकाते हुए कहा कि अब 31 मार्च तक बाराबंकी से लेकर अयोध्या होते हुए जो गोरखपुर तक का रूट है, इस रूट के किसी भी कस्टमर का शमनीकरण का कोई प्रस्ताव मेरे पास लेके मत आना, मैं स्वीकार करूंगा नहीं। इसका क्या अर्थ हुआ? केवल एक कारण था कि अयोध्या सीट हार गई थी सरकार। उसके विक्षोभ में कि मतलब वहां के नागरिकों ने राम मंदिर निर्माण हो जाने के पश्चात भी किसको जितवा दिया? जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, उनके समर्थक प्रत्याशी को जितवा दिया। उस आक्रोश में उसने अपने बैंक के जूनियर मैनेजर्स की सीरीज को धमकाते हुए कहा कि मेरे पास कोई प्रस्ताव लेके मत आना उस अयोध्या के आसपास का, मैं शमन करूंगा नहीं, सेटल करूंगा नहीं। यह होता है राष्ट्रवाद को अपनाने का मार्ग। हमारे जीवन के कितने घंटे व्यस्त हैं। मेरा जागरण सामान्य रूप से प्रातःकाल 5 बजे होता है और शयन 11 के बाद ही होता है, 11 पहले नहीं हो पाता है। तो मैं कब राष्ट्रवाद करूं? तो बचने के लिए बहाना मत खोजिए, न खोजने दीजिए सामने वाले को। कल मैं एक कार्यक्रम में था, कार्यक्रम के पश्चात एक परिवार में चाय के लिए लेके गए कार्यकर्ता देवास में। तो वहां उस परिवार में चर्चा करते समय वहां की मां ने कहा कि मैं क्या भूमिका निभा सकती हूं इस राष्ट्र के निर्माण में। हमने कहा आप वातावरण निर्माण करने का काम कर सकती हैं। बोले कैसे? हमने कहा कि एक कॉस्मेटिक्स निर्माण करने वाली कंपनी है हिमालय। हिमालय कंपनी के अनेक प्रोडक्ट बहुत अच्छी गुणवत्ता के हैं। उसके पश्चात भी उसके मालिक ने दुस्साहस करते हुए इस राष्ट्र में यह सार्वजनिक घोषणा की कि मैं तो इस्लाम मतावलंबी हूं और इस्लाम के लिए व्यवसाय करता हूं। यह जानते ही मैंने उसी दिन से उसके प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर दिया। तो अभी नहीं, तो मजा मुझे तब आया जब उस परिवार की मां ने कहा कि भैया मैं भी हिमालय के प्रोडक्ट नहीं खरीदती हूं। तो राम सेतु के निर्माण में गिलहरी की भूमिका तो हर कोई निभा ही सकता है, आवश्यकता इतनी है। क्योंकि सारा समाज संघ प्रचारक बन जाएगा तो प्रचारक सब भूखे मर जाएंगे, खाएंगे कहां? तो आप ब्रिलियंट स्कॉलर बने, अच्छा पैकेज प्राप्त करें, यह हमारी कामना है। किंतु जिस राष्ट्र ने हमको जन्मा, पले बढ़े, जिसको हम मां मानते हैं, यदि हमारे विश्वविद्यालय में उसी
राष्ट्र के लिए, हमारी मां के लिए कोई नारेबाजी करेगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नहीं सहन होगा। और यदि ये सहन हो रहा है तो आप में से कोई भी युवा कहलाने का अधिकारी नहीं है। इस शब्द को कलंकित मत करिए। और बोलिए। भाई साहब, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि भारतीय राजनीति के परिदृश्य में जैसा ये माना जाता है कि राजनीति अनुभवी लोगों का काम है, जबकि युवाओं के पास अनुभव नहीं होता है, और ये अपने विडंबना कहें या जैसा भी आप उसको परिभाषित करें कि राजनीति में आने के लिए कोई न्यूनतम मापदंड है ही नहीं। आप भले ही 10वीं फेल हो या स्कूल नहीं गए हो, आप राजनीति में आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको चपरासी की नौकरी करनी है तो आपको ग्रेजुएट होना है। तो भारतीय परिदृश्य में आप इस विषय को किस तरह से देखते हैं? और युवाओं को ऐसा कहा जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और दूसरा क्या है, अगर राजनीति में जाना है तो उसके लिए पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आज के युवाओं को क्या संदेश हमने, किस तरह से वो देश में परिवर्तन लाने के लिए राजनीति से जुड़े? जी जी, देखिए, राजनीति की परिभाषा को समझना पड़ेगा। लखनऊ से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा प्रेरित एक प्रकाशन है, राष्ट्र धर्म प्रकाशन, जहां से एक मासिक पत्रिका प्रकाशित होती है, उसका नाम है राष्ट्र धर्म, यहां भी आती होगी। राष्ट्र धर्म पत्रिका का संयोग मैं बता रहा हूं। राष्ट्र धर्म पत्रिका का अक्टूबर 84 का अंक डिस्पैच होने के लिए पोस्ट ऑफिस बंडल पहुंचे थे, और उसी क्षण समाचार मिला कि माननीय प्रधानमंत्री जी की हत्या हो गई। तत्काल वो सारे बंडल वापस बुलाए गए। क्यों? क्योंकि उस अंक में 6 पृष्ठ की एक कविता थी, और वो कविता का जो अंदर की थीम थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी संजय गांधी जी के मृत्यु के पश्चात श्रीमान राजीव गांधी जी को राजनीति में आने के लिए प्रेरित कर रही थी, आग्रह कर रही थी, और वो बार बार मना कर रहे थे। तो उन्होंने उसको सरलीकरण करने के उद्देश्य से समझाने का प्रयत्न किया, फिर भी वो बार बार मना कर दें। तो कहा, इतना क्या कठिन तुमको दिख रहा है राजनीति में? सामान्य सी तो बात है। क्या सामान्य सी बात है? कहो नीति करो अनीति, इसी को कहते हैं राजनीति। इसमें कठिन क्या है? तो बेटे ने उत्तर दिया कि माता जी, नीति की बात कहकर अनीति का व्यवहार करना ये तो पाप हो जाएगा। तो मां ने फिर उत्तर दिया, और वो उत्तर था कि तुम फिर गलत दिशा में सोच रहे हो। तो सही दिशा क्या है? कवि की भावनाओं की गंभीरता को समझने का प्रयास करिएगा। राजनीति है राजनीति, वो धर्म नहीं है। ये दो अलग अलग पहलू हो गए। राजनीति अलग हो गई, धर्म अलग हो गया। राजनीति है राजनीति, वो धर्म नहीं है। राजनीति में कुछ भी करना दुष्कर्म नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने अपने बेटे को सब प्रकार से इक्विप्ड करने का प्रयत्न किया। अंत में उसने वचन दिया, अंतिम पंक्तियां हैं, जाओ माते वचन देता हूं, दिल्ली की गद्दी के हित आजन्म लड़ूंगा, राहुल जब गद्दी संभाल ले तभी हटूंगा। ऐसा कवि ने वचन दिलवाया। ये तो दुर्भाग्य था उस खानदान का या राहुल का कि वो बेचारे बीच में ही विदा हो गए। तो राजनीति उसको कहते हैं, एक व्यक्ति के पास, संभ्रांत नागरिक के पास एक व्यक्ति, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता आए समर्थन मांगने के लिए, तो उन्होंने जो उत्तर दिया कि भाई मेरे पास क्यों आए हो? हमारे पूरे परिवार का किसी से, पीढ़ियों से राजनीति से कोई लेना देना नहीं, हमारी राजनीति में कोई रुचि नहीं है, आप हमको तो क्षमा करो। हाँ, कुछ आर्थिक सहयोग चाहिए होगा तो बताइएगा, कर देंगे चुनाव के समय। इतना कह के विदा कर दिया। तो उनकी श्रीमती जी बैठी सुन रही थी। उन्होंने पूछा बाद में, जाने के बाद, कि आप ये क्या झूठ क्यों बोले?
तो कहा कि मेरी राजनीति में कोई रुचि नहीं है, राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं, पूरा वंश परिवार राजनीति से दूर दूर को कोई रिश्ता नहीं है, यही राजनीति है। इसमें कठिन क्या है? यही राजनीति है। और जो आपने मापदंड की बात कही कि मापदंड निश्चित हैं और कहीं जाने के लिए, तो केवल मजदूरी करने के लिए मापदंड हैं। आप मजदूर बनना चाहते हैं, भले वो 1 लाख रुपए मासिक पैकेज के मजदूर हो, आप केवल मजदूर बनना चाहते हैं, नौकर बनना चाहते हैं, तभी मापदंड है। बाकी सब जगह के लिए फ्री है। धन कमाने के लिए कोई पढ़ाई अनिवार्य नहीं है, शिक्षा की कोई मजबूरी नहीं है। हमारे संगठन से जुड़े हुए बहुत अच्छे सेवाभावी, बहुत कट्टर सनातनी परिवार, ये आरआर केबल नाम से पूरे देश में और अनेक देशों में मल्टीनेशनल कंपनी है, बिजली के उत्पाद बनाती है। उसके मालिक कक्षा 3 पास हैं। कितने अरबों के स्वामी होंगे वो तो उनकी बैलेंस शीट बता पाएगी। सोच के देखिए, धन कमाने के लिए पढ़ाई आवश्यक है क्या? नहीं आवश्यक है। वैसे ही राजनीति के लिए भी पढ़ाई आवश्यक नहीं है। यह लोकतंत्र की मजबूरी है। लोकतंत्र में हां, इसका विकल्प किसके हाथ में है? तो विकल्प जनता के हाथ में है। निरक्षर को आप फेल करो ना, नहीं करेंगे, तब बिरादरी आ जाएगी, रिश्ता आ जाएगा, हमारे गांव का है ये आ जाएगा, इसने हमारी बड़ी चिंता की, हमारे परिवार का बड़ा ध्यान रखा है, इसलिए इसी को वोट देना, ये गड़बड़ शुरू हो जाता है। और राजनीतिक दलों की मजबूरी क्या है कि जिस आधार पर उनका कैंडिडेट जीत सकता है उसको ही वो आधार मानते हैं। मैं जब तृतीय वर्ष करने गया था 1989 में, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस वर्ष कई वर्षों के निर्वासन के पश्चात तृतीय वर्ष में के वर्ग में आए थे, बौद्धिक देने और प्रश्नोत्तर काल संपन्न करने के लिए। तो एक शिक्षार्थी ने उनसे प्रश्न किया, ऐसा ही मिलता जुलता प्रश्न था कि महोदय, आप जब सामान्य मंचों पर होते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सिद्धांत की बातें करते हैं, लेकिन जब कैंडिडेट तय करना होता है इलेक्शन के समय, तब आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो उन्होंने समझाते हुए कहा था कि लोकसभा के दरवाजे पर जब मैं खड़ा होता हूं तो मेरी पहचान इससे नहीं होती है कि मैं कितना विद्वान हूं या कितना सच्चरित्र हूं। मेरी पहचान इससे होती है कि मेरे पीछे कितने सांसद हैं। अगर वो सांसद कम हो गए तो मेरी पहचान, मेरी अर्थात हमारे विचार की पहचान समाप्त हो जाएगी। इसलिए आवश्यक रहता है कि सदन में बहुमत हासिल हो। तो बहुमत कैसे हासिल हो सकता है? ऐसे प्रत्याशियों को तय करना जो सीट निकाल सकते हो, सफल हो सकते हो। यह लोकतंत्र की मजबूरी है। हां, इससे बाहर निकलना है तो राजतंत्र लाना पड़ेगा और योग्य राजा बनाना पड़ेगा। लेकिन तब फिर संकट आ जाएगा कि अगर राजकुमार निकम्मा है तो भी वो युवराज बनेगा और कालांतर में राजा बनेगा। तो ये विसंगतियां रहेंगी। हां, हम अपने क्षेत्र में अपने संगठन के बल पर अगर ऐसा कर सकते हैं कि निरक्षर को, मूर्ख को, अपराधी को, व्यभिचारी को जीतने नहीं देंगे, विरोध करेंगे, सार्वजनिक विरोध करवाएंगे, उसी में संभव है। और लोकतंत्र में यह अधिकार आपके हाथ में है। तो इन दोनों पक्षों को देखते हुए विवेकपूर्ण निर्णय करना यह हमारी मजबूरी है, हम आप सबकी मजबूरी है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के नागरिक हैं। धन्यवाद भाई साहब।